बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर ये कि ऑल पार्टीज मीटिंग के बाद डिलिमिटेशन कमीशन यानी हदबंदी कमीशन भी जो है वो तेजी दिखा रहा है। और आज नई दिल्ली के अंदर हदबंदी कमीशन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि 6 जुलाई से 9 जुलाई तक डिलिमिटेशन कमीशन रंजना प्रकाश देसाई की हेड सरबराही में कश्मीर में मौजूद रहेगा। और कश्मीर के अंदर जब आएगा तो यहां पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ उनकी मीटिंग होगी। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग होगी, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग होगी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग होगी और टॉप ऑफिशियल्स के साथ भी उनकी मीटिंग तय बताई जा रही है। आपको याद होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन को मार्च 2020 में बनाया गया था और उसकी मुद्दत मार्च 2021 में मुकम्मल हो रही थी, लेकिन कोविड की वजह से उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया, जिसके बाद उनकी मुद्दत बढ़ा दी गई। और अब जब 24 तारीख को ऑल पार्टीज मीटिंग यहां पर हुई थी तो डिलिमिटेशन पर बड़ी बातें हुई थी। उसके बाद अब वजीर आजम ने इस बात की एश्योरेंस दी थी कि सबकी बात को सुना जाएगा। उसका असर आज देखने को मिला कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कश्मीर के दौरे पर जा रहा है और 6 तारीख यानी 6 जुलाई से 9 जुलाई तक वो कश्मीर के अंदर रहेंगे। रंजना प्रकाश देसाई और सुशील चंद्रा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने इस बात का मुत्तफिका फैसला लिया कि हालात को समझने और जानने के लिए और जो फीडबैक उन्हें डिप्टी कमिश्नर से मिला है या अदर सोर्सेज से मिला है उसको ऑन ग्राउंड वेरीफाई करने के लिए वो कश्मीर जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, डिलिमिटेशन कमीशन हदबंदी कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, कश्मीर आ रहा है, जहां पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ या सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी बातचीत होनी है। चलिए जी, मेरे साथ 2 मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। रविंदर शर्मा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन है और मेरे साथ इफ्तिखार मिसगर साहब मारूफ तजिया निगार है और जम्मू कश्मीर के हालात को बगौर जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इफ्तिखार मिसगर साहब, 24 तारीख के बाद सियासत आहिस्ता आहिस्ता करके तेज हो रही है और जो खबर लगातार हम 2 दिन से बता रहे थे कि बड़ी चीजें तब्दील होनी है, तब्दीली का पहला असर कि डिलिमिटेशन अब बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर और कश्मीर के अंदर सभी जमातों के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ और अफसरों के साथ मुलाकात, इस पहल को आप कहां पर देख रहे हैं और जो बड़ा इम्तिहान इसके बाद है उस इतिहाद के लिए जो पीपल्स अलायंस है, गुपकार डिक्लेरेशन वाले लोग हैं, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? इफ्तिखार साहब, तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है जी, ऑडियो क्लियर कीजिएगा जब तक इफ्तिखार साहब की अब तक आवाज आएगी। रविंदर शर्मा जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से आपका पहला रिएक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बात यह है कि 1 साल 3 महीने हो गए, 4 मार्च 2020 को शायद इस कमीशन का गठन हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन का, और तब से हम ये कह रहे थे कि देयर आर सर्टेन प्रोसीजर, नाम जिसको फॉलो करना चाहिए कमीशन को, और उसका प्रोसीजर ये है कि उनको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की असेंबली भंग थी, नहीं तो 5 सदस्य जो है असेंबली के एसोसिएट मेंबर होते हैं, अगर वो ना हो तो काउंसिल होती थी, काउंसिल के मेंबर होते थे। क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हिस्सा बना करके डिलिमिटेशन हो रही है, इसलिए नुमाइंदगी नहीं है, एक्सेप्ट बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने को तैयार है या नहीं है वो फैसला करेंगे। लेकिन बीजेपी, इसलिए हमने कहा अगर ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज करनी है देयर आर प्रोसीजरल नॉर्म्स, तो अच्छी बात है कि उन्होंने ऑन बोर्ड लेने का प्रोसेस शुरू किया है और उसमें जरूर हम शिरकत करेंगे। हमने तो पहले एक कमेटी बनाई थी 6 महीने पहले इस चीज पे नजर रखने के लिए, और जम्मू कश्मीर से 10 मेंबरी कमेटी हमारी बनी थी, तो हम इस पे नजर रखेंगे कि क्या प्रक्रिया चल रही है। और आखिर ऑल पार्टी मीटिंग में जोरदार तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, हमारे जो डेलीगेशन था जिसका लीडर गुलाम नबी आजाद साहब थे, मीर साहब थे, सदर और डिप्टी सीएम साहब का रहे, और ये बात सबने दोहराई और कांग्रेस पार्टी ने भी कहा डिलिमिटेशन का मामला जिक्र हुआ और उसके बाद अगर ये अमल है तो अच्छी बात है। और हम तो ये कहेंगे तो वो खुले दिल से मिले और जो प्रोसीजर उसमें नॉर्म्स है, उसमें ज्योग्राफिकल सिचुएशंस है,
वहाँ कनेक्टिविटी है, पॉपुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन है, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का सिस्टम है कि किस किस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तहत वो कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं, वो कानून के तहत उसमें करे और हम उसमें जरूर अपना राय देंगे। और ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता और फेयरनेस उसमें नजर आनी चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि कमीशन की हेड जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 1 साल से यहाँ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ना कोई खबर जो है वो फैल रही है कि फलां इलाका फलां कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ रहा है, फलां इलाका उस कॉन्स्टिट्यूंसी को काटा जा रहा है। ये मुझे नहीं पता कि ये नक्शे कौन बनाता है और कहां से ये खबरें चलती हैं। इसलिए उससे पता लगता है कि रूलिंग पार्टी और बीजेपी एक मैसेज देता है, तासुब देती है कि ये हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं और ऐसा करेंगे। एक दहशत का माहौल भी है कि फलां कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, फलां ओपन हो जाएगी। बिल्कुल जो चीज होनी है कानून के तहत, शेड्यूल कास्ट की असेंबली सीटें यहाँ पहले रिजर्व थी, अब एसटी की हो रही है, वो भी होनी चाहिए। कानून और ज़ाब्ता और पॉपुलेशन जिस तरह से प्रिस्क्राइब्ड है उस तरह से हो, और कमीशन को ग्राउंड लेवल तक जाना चाहिए। हम ये चाहेंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर के तमाम लोगों को इनवाइट करे, जो लोग उसको मिलना चाहें। कमीशन के दरवाजे खुले होने चाहिए, दे शुड सीक अपॉइंटमेंट, और ये बताएं कि वो बुलाएंगे या लोग अप्रोच करेंगे, ये अभी पता नहीं। मान रहे कि देखिए जिस तरीके की हवाबाजियां चल रही है, खबरें चल रही हैं, उस पर आपको तशवीश है, लेकिन ये तशवीश दूर होगी जब कश्मीर के अंदर ये मिशन कश्मीर शुरू होगा डिलिमिटेशन का, वहां पर आप बात रखेंगे। आपको ये उम्मीद है कि कमीशन बात सुनेगा, जमीनी सूरत हाल को परखेगा, उसके बाद ही कोई हतमी फैसला होगा? हमें विश्वास तो करना चाहिए। मैंने कहा कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज उसको हेड करती हैं, और कमीशन इसीलिए बनाया जाता है कि सरकार का हिस्सा नहीं होता, कि कमीशन निष्पक्षता से, फेयरनेस से, इंडिपेंडेंस से, अनइन्फ्लुएंस्ड काम करे। अगर वो किसी सरकार या सरकार की पार्टी के इन्फ्लुएंस में काम करना नजर आएगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और जो रास्ता है, कानून है, उसको सबको फॉलो करना पड़ता है। वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, बाकी चीजों में प्रिस्क्राइब्ड है। और कुछ चीजें बीजेपी वाले कई सालों से वायदे करते आए कई सेक्शन के साथ, उनके साथ इंसाफ करें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो जिस तरह की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दावे किए थे पीओ के रेफ्यूजीज के साथ, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने कहा कि ये हमारे दायरे अख्तियारात में नहीं है, इसलिए आज भी बयान जारी हैं। इसी तरह से और कई समुदाय के लिए बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कानून इजाजत देता है जो उस चीज की है, क्योंकि डिलिमिटेशन ने कुछ चीजें रिजेक्ट कर दी है, जिसका खुलासा हम करेंगे। और दूसरी बात यह है, 2011 का सेंसस एक बुनियाद है जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है, और 2011 के सेंसस के तहत पॉपुलेशन कहाँ किधर है वो भी नजर आता है, और एरिया भी जरूर आता है। अब हम देखेंगे, आप कहते रहे कि जम्मू के साथ 70 साल से इंसाफ नहीं हुआ, तो अब इंसाफ करना चाहिए, करके दिखाइए। और मगर यह है कि ये बातें कौन करता था, इसलिए आज डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उसको इंडिपेंडेंटली फेयरनेस से काम करना चाहिए, लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है कि कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करेगा, फेयरलेस काम करेगा, और जो खदशात हैं उन्हें भी दूर करें। मैं गेस्ट के पास जरूर चलूंगा, इफ्तिखार मिसगर साहब के पास। मैंने पहले ही कहा कि इसमें बड़ी चीजें जो है सियासत हो रही है, और एक सियासत का पहलू हमने कल भी आपके सामने डिक्लेयर किया था कि जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ी बात कही कि मुजफ्फर बेग साहब को पार्टी में तो है ही नहीं, उन्हें तो बाहर का रास्ता दिखाया गया। इतना ही नहीं, सफीना बेग के लिए भी अलार्म बेल बजाते हुए यह कह दिया कि अब वो चेयरमैन नहीं रह सकती है, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी। सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस वहां पर है, इसलिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस को यह हक है कि उनका आदमी वहां पर चेयरमैन बने। लेकिन आज मेरे साथी ने बात की है सफीना बेग से और जानने की कोशिश की है बदलते हालात के बीच ऊंट किस करवट बैठेगा। इसको सुनिएगा, उसके बाद चलते हैं इफ्तिखार मिसगर के पास भी। जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक जो मतभेद हैं वो लगातार जारी हैं, यानी एक तरफ से बयान आ रहे हैं, उसके बयान में काउंटर दूसरी तरफ से लगातार किया जा रहा है। कुछ समय से थोड़ी सी शांति नजर आई थी, लेकिन अब दोबारा से एक बार जो राजनीतिक हम कहें तो एक तरह से मतभेद और विवाद हैं वापस जम्मू कश्मीर के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि एक बयान है जो पिछले कई दिनों से फेसबुक, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और कहीं सारे हम कहें तो जो पूर्व मंत्री रहे हैं या फिर पूर्व राजनेता हैं जम्मू कश्मीर के, उनके ट्विटर हैंडल्स पर नजर आई है। निशाना साधा जा रहा है मुजफ्फर हुसैन बेग साहब पर, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और वो भी 24 जून की मीटिंग में मौजूद थे। क्या स्टेटमेंट्स रहे हैं, क्या उनके स्टेटमेंट सही हैं, क्या जो काउंटर किया जा रहा है वो लॉजिकल है या नहीं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सफीना बेग जी। बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि ये जो काउंटर है ये क्यों किया जा रहा है। मैम, बहुत स्वागत है आपका।
सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 24 मीटिंग जो हुई 24 तारीख को, उसमें मौजूद 15 लोग बाहर आने के बाद पूरे स्प्लिट आउट हो चुके हैं, यानी जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ताश के पत्तों की तरफ बिखर चुकी है पूरी बाजी। लेकिन इसमें एक चेहरा एक ऐसा सामने निकल कर आया जिनके बयान पर काफी ज्यादा विवाद बन रहा है पिछले कुछ दिनों से, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर उनके द्वारा दिया गया वो बयान इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों बन रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि एक और बात आ रही थी कि जी बेग साहब ने इंटरप्ट किया। बेग साहब ने कोई इंटरप्ट नहीं किया। इंटरप्ट जिसने किया उसका नाम मैं अभी नहीं लूंगी, राइट टाइम पे लूंगी। जब बेग साहब बोल रहे थे तो किसने इंटरप्ट किया वो मैं राइट टाइम पे नाम लूंगी। यहाँ से 14 लोग जो गए थे, इनका मुद्दा और मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ राहत मिले। इनके इंटेंशंस पे शक तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन हर एक ने अपने अपने तरीके से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। बदकिस्मती ये है कि इनको जो है इनको वापस आके एक दूसरे की टोपी नहीं उतारनी थी, बल्कि इनको दोबारा कंसोलिडेट करना था। जो कुछ इन्होंने वहाँ अपने तरीके से बातचीत रखी, उसको देखना चाहिए था कि आगे जो नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होगा उसमें किस तरीके से दोबारा ये बात उठाई जाए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले के कुछ मिले, जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ राहत मिले। जैसे आपने उमर साहब का बयान देखा होगा कि हर एक पार्टी में से एक को बोलने का मौका मिला, तो बेग साहब को एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर की एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कैपेसिटी में वहां बुलाया गया था, तो उसी सिलसिले में बेग साहब ने अपनी बात वहां पे रखी। बेग साहब कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हर चीज को बहुत हिस्ट्री पे भी नजर है, कश्मीर की हिस्ट्री पे भी नजर है। दूसरा, बेग साहब की एक बात है कि वो ऐसी बात नहीं है कि वो वहां भी झूठ बोलेंगे फिर आके यहाँ लोगों को भी झूठ बोलेंगे, वो उनसे हो नहीं पाएगा। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी आज तक इरोड हुई, आपको पता है, कोई चीज आज तक वापस नहीं आई है। उमर साहब ने खुद भी अपने बयान में कहा कि 370 बीजेपी ने हमको वापस करेगी नहीं। ले देखिए, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद है, एक इंस्टीट्यूशन, जिसे हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि वो हमारे हक में कोई कभी ये दे दे। उसमें 70 साल भी लग सकते हैं। उस हवाले में बेग साहब ने वहां एक बात रखी। बेग साहब ने उनसे कहा कि भाई और सिर्फ बेग साहब ने ये बात बोली। पहले तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब ये एक दूसरे की टोपी इतना उतारना शुरू कर दी है, और हमारे ऐसे ऐसे एनालिस्ट बैठ गए हैं सोशल मीडिया पे जिनको फैक्ट्स का कुछ पता नहीं, अपने अपने तरीके से, क्योंकि उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो वो सोचते हैं इस तरीके से करने से, नेगेटिविटी सर्कुलेट करने से शायद कोई चीज हासिल हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली जो है आप डिस्क्रेडिट ही करते हो अपने आप को, ये सब बोल के। बेग साहब ने वहां सबसे उनको ये बोला कि जो आपने 370 जो आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे लिया, उसमें आप सिर्फ पावर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो जम्मू कश्मीर की, जो 1956 में ही खत्म हो गया था, उसको ही पावर थे 370 के हवाले से कोई भी फैसला लेने के लिए। लेकिन अब आपने ले लिया है ये फैसला, और ये मसला अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट में 60 साल भी लग सकते हैं, 70 साल भी लग सकते हैं, लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों को 35A के जो हमारे राइट्स थे वो आप हमें 371 में एक प्रोविजन ऐड करके दे सकते हैं। हाँ। पूछना चाहूंगा, आप कह रहे हैं 35A, काफी सारे जो एनालिस्ट जिनका आप सो कॉल्ड एनालिस्ट आप जिनको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 371 यानी जो हिमाचल में या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक जो प्रोटेक्शन है वो दी जाए। तो उनके एनालिसिस के हिसाब से 35A क्यों नहीं बोल रहे हैं वो, अगर उन्होंने 35A ही बोला था? 35A के जो राइट्स हैं ना, वहाँ 35A में जॉब राइट्स हैं, लैंड राइट्स हैं, वो दो ही चीजें हैं उसमें वही राइट्स जो हैं। सपोज 371 में क्लास A होगा, B होगा, C होगा, एक क्लास उसमें और ऐड करो और 35A के राइट्स उसमें इंसर्ट कर दो, ऐड कर दो, है ना। अब यहाँ पर पिछले दिनों से कुछ बयान आ रहे थे कि सब जुडिस मसला तो हम बात क्यों नहीं कर सकते हैं। ये तो बदकिस्मती है। जिस वक्त आर्टिकल 141 में ये आपको पता होना चाहिए कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट कोई फॉर एग्जाम्पल जजमेंट दे तो वो कानून बन जाता है, वो एक कानून की शेप ले लेता है। लेकिन 3 किस्म के मैटर होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, एक सिविल होता है और एक होता है क्रिमिनल। जैसे बाबरी बाईजीत का मैटर जो था ये बिटवीन 2 पार्टीज था ओनरशिप को लेके, तो इट वाज ए सिविल मैटर, उस पर आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पेंडिंग हो सुप्रीम कोर्ट में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ट नहीं हो सकता है, बल्कि उसके बारे में अगर आपने बात करनी है तो आप प्रॉपर कोर्ट में जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। ये बेग साहब ने कहा था, और ये बीजेपी पे अप्लाई होता है। ये सिर्फ मतलब यहाँ पे जो पार्टीज हैं या पॉलिटिकल लीडर हैं उन पे अप्लाई नहीं होता, बल्कि बीजेपी पे अप्लाई होता है। वो एक लीगल पॉइंट बेग साहब ने वहां रेज किया था। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारे इस वक्त एप्रीहेंशन है वहां पे, उनको एड्रेस करने के लिए होगा, क्योंकि आप तो हमको वापस नहीं करोगे, ये तो सीधी सी बात है। कोई अगर ये एक्सपेक्ट करेगा कि ये गवर्नमेंट हमको 370 वापस करेगी, तो देन फिर वो लाए, फिर वो पॉलिटिशियन जाएं और मोदी साहब से जाके 370 वापस लाए, हम भी उनके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट पे ही डिपेंडेंट हैं तो हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ रखना है? सुप्रीम कोर्ट को रखना है। हाँ, अगर इनकी सियासत यहाँ 370 पे चलती है तो बीजेपी की सियासत भी तो इंडिया में 370 पे ही चलती है ना। तो
इसलिए जो राइट प्लेटफॉर्म है वो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन क्या हम इंतजार करते रहेंगे, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे कि गवर्नमेंट को परस्यू करने की कोशिश करेंगे और मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम जो एप्रीहेंशन हमारे नौजवानों को है या कश्मीर के लोगों को है कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आप हमारे इन राइट्स को प्रोटेक्ट कर दीजिए। ये उनका कहने का मतलब था। लेकिन मैं इस पे इंशाल्लाह बेग साहब चंद दिनों में बात करेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि कब तक, मतलब इनको, ये मेरे बड़े हैं पॉलिटिक्स में सीनियर है, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। और मीडिया के भी चंद लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अपनी एनालिसिस बनाएंगे, फिर ये हो गया, इनके अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं। मतलब ये क्या चाहते हैं? ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई राहत मिले लोगों को। दैट मीन्स ये पॉलिटिशियन नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को कोई राहत मिले यहाँ के नौजवानों को। ये चाहते हैं कि इसी तरह बर्निंग इशू रहे और इनकी सियासत इसी पे चलती रहे। मुजफ्फर साहब ने तो बात करी, वहां पर वो नाम सामने आया कि बात हुई है। अब आपको भी बीइंग वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू द पार्टी, या फिर मुजफ्फर साहब, आपको भी थोड़ा सा तो इस चीज का अंदाजा होगा कि किस किसने बात करी है, क्या क्या बात करी है, क्योंकि अकलमंदों के लिए इशारा काफी होता है। तो आप कोई इशारा देना चाहेंगे कि किसने क्या बात करी? मैं कहती हूँ कि जरा इस वक्त सबसे 370 तो ठीक है, हम लोगों सबकी डिमांड है। कौन नहीं चाहता है? मैं नहीं चाहूंगी 370 वापस आए। कौन जम्मू कश्मीर का चाहेगा? हम तो कहते हैं कि आप हमको पुरानी पोजीशन दे दो। जो तीन चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे ले सकती थी, हम तो कहते हैं हमको वो भी दे दो। हाँ, लेकिन जो चीज नहीं हो सकती, हम झूठ क्यों बोले लोगों को? मैं कहती हूँ चलो जी, हम हाथ जोड़ती हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, मेहरबानी करके इन सब की वीडियो रिलीज कर दीजिए, ताकि, क्योंकि एक दूसरे की टोपियां उतारने में लगे हैं, मेहरबानी करके आप इनके, एक ही मेहरबानी कीजिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, आप इनके वीडियो रिलीज कर दीजिए, ताकि यहाँ इनको पता चले कि इन्होंने वहां बात क्या की है। मैं नहीं चाहती उनको एक्सपोज करना, क्योंकि ये फिर चलने के काबिल नहीं रहेंगे रास्ते में जो बातें इन्होंने वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने की। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी फिलहाल के लिए अगर बात करें तो बेग साहब की पॉलिटिकल एफिलिएशंस पर भी कई तरह के सवाल आ रहे हैं। कुछ एनालिसिस ने ये भी कहा कि वो पार्टी से निकल चुके हैं या पार्टी ने निकाल दिया है, वो भी बात चल रही है। वो बेग साहब को कोई क्या निकालेगा? देखो, सजाद साहब जो हैं वो मेरे भाई हैं, बेग साहब को औलाद जैसे हैं। हमारा एक पर्सनल रिश्ता है, उस पे तो पॉलिटिक्स और नो पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकता। अभी हमारी बातचीत चल रही थी किस तरीके होगा, क्या होगा, क्योंकि भेग साहब ये मत है कोई गया हो तो ज्वाइन कर लिया, ऐसे मत होता है। अभी हमारी बातचीत चल रही थी, कई हमारे साथी थे जिनके साथ बातचीत हो रही थी किस तरीके करेंगे, क्या करेंगे। और वो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतना बड़ा इशू था जिसको इन्होंने इतना हाईलाइट कर दिया, फिर ये कर दिया। मतलब उमर साहब ने कहा ही हैज नॉट ज्वाइंड पीसी, मतलब आप 370-35 की बात कर रहे हो। भाई मुजफ्फर बेग ने पीसी ज्वाइन किया नहीं किया, ये कौन सा इशू था? ये तो कोई इशू ही नहीं था। मतलब ये क्या पॉइंट स्कोर करने की जरूरत थी? आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये कह सकते हैं कि खुद पर से नजर हटाने के लिए एक सामने पॉइंट रखा जा रहा है कि सब उस पर नजर रखें, बाकी हमने जो करना है बैकडोर पे हम करते रहेंगे? देखिए, इनको ये हमेशा होता रहा है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का फख्र है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि बेग साहब ने कभी डबल पॉलिसी नहीं की है। ये पाकिस्तान को भी पता है कि एक मुजफ्फर बेग यहाँ पर एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसने ना कभी पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश की है, ना हिंदुस्तान को खुश करने की कोशिश की। ना बेग, मुजफ्फर बेग साहब की अहलिया और डीडीसी बारामूला भी है, बता रही थी कि क्या कुछ हुआ और किस तरीके से सियासत चल रही है। लेकिन चलते हैं जी, हमारे साथ इफ्तिखार मिसगर साहब ने दोबारा ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया जी इफ्तिखार साहब ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल आपके सामने है जी, तज्जिया आपका देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि जो मीटिंग हुई, ऑल पार्टीज मीटिंग, उसके बाद जो सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है और हदबंदी तक बात आ चुकी है आज, कैसे आप इस पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देख रहे हैं और आने वाले दिनों में गुपकार अलायंस के लिए कितना बड़ा इम्तिहान अब सामने आ रहा है? जवाहर साहब, जहाँ तक प्रीवियस मीटिंग का ताल्लुक है, तो मीटिंग को मुझे लग रहा है वो कोई शांस नहीं होगा, वो कोई फर्क नहीं होगा जिसने उस मीटिंग का खैर मकदम मीटिंग से पहले नहीं रखा, क्योंकि सभी चाहते हैं कि इस मंजराम से हम 2019 से गुजर रहे हैं, उससे हम निकलना चाहते हैं। हम भी एक रिलीफ की सांस जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले। तो सभी लोग जमीनी हकायक यही है कि सभी लोग कहीं ना कहीं रिलीफ चाहते हैं। लेकिन जहां तक पीएचडी का वहां जाना, पीएचडी तो खैर वहां पे थी नहीं, क्योंकि वहां पे सेपरेटली उन्होंने सभी ने अपना मौक़िफ़ रखा और सेपरेटली वो वहां पे गए। तो पीएचडी का तो वहां पे कोई दावा हुआ ही नहीं। पीएचडी होता तो पीएचडी की एक रिप्रेजेंटेशन होती, तो वही आदमी, वही लीडर सारे पीएचडी को रिप्रेजेंट करता। तो शायद मेरे ख्याल से पीएचडी का
जो मौकूफ था वो पहले ही खत्म हो गया था जब वो अलग अलग इस मीटिंग में चले गए। जहां तक डिलिमिटेशन का मसला है, देखिए मीटिंग के बाद मीटिंग से तो मुझे लग रहा है, जहां तक मैं इसको देख पाता हूं, इस मीटिंग की कामयाबी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो था पिछले 70 साल से जो एजेंडे पे वो काम करते आए हैं, तो उसी में हाँ मिलाने की कोशिश करी गई। और पुरानी ही नौकरी, पुरानी क्या उससे भी कम नौकरी पे मुतफिक हो गए लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं बर्तनों में जंग पड़ गया है, तो वो अपने जंग को हटाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की हित की बात नहीं हो रही है। जहाँ तक डिलिमिटेशन का मसला है, देखिए सरकार ऐसे डिलिमिटेशन को आज की डेट में इतना महत्व दे रही है डिलिमिटेशन को, जबकि डिलिमिटेशन ऑल ओवर कंट्री 2026 में होना है। तो यहाँ पे डिलिमिटेशन करने का क्या जरूरी है? स्टेटहुड कहीं नहीं है, 370 हटा दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली कदम चल रहे हैं। देखिए गवर्नर साहब, जब भी ये कोई पार्टी यहाँ पे मुल्क को नहीं चला रही है, एक सरकार चला रही है और डेमोक्रेटिक सरकार चला रही है, हिंदुस्तान सरकार चला रही है। हिंदुस्तान में एक कानून है कि आप हलफ उठाते हैं और हलफ में आप यही बोलते हैं कि मैं किसी भी संवाद, किसी भी रिलीजियस कास्ट क्रीड को नजरअंदाज नहीं करूंगा, ना किसी का पक्ष रखूंगा, मैं हक की बात करूंगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हक की बात हमें नजर नहीं आ रही है। डिलिमिटेशन पे इतना जोर दिया जा रहा है, कहीं लग रहा है कि डेमोग्राफी चेंज, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उस पे काम हो रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हर दिन ब्रीच किया जा रहा है, इससे मुल्क की सालमियत कमजोर हो रही है, इससे मुल्क का वो एहसास, अक्कासी जो दुनिया भर में मानी जाती है, उस अक्कासी पे आज की डेट में उंगली उठ रही है। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को डील किया जा रहा है पॉलिटिकल मफादात के लिए, चाहे यहाँ के सियासतदान हो चाहे वहाँ के सियासतदान हो, पॉलिटिकल मफादात के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, बिल्कुल कश्मीर के लोगों को पॉलिटिकल शिकार किया जा रहा है। हमने हमारा जो मौकूफ है, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मौकूफ है वो यही है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली 370 उठाया। आज आप यहाँ पे आ रहे हैं, अभी 6 तारीख को हमने आपकी जनरल के वसादत से सुना कि डेलीगेशन यहाँ पे आएगी, वो किनसे मिलेगी? पहले आप यहाँ पे इलेक्शन देखिए, जब तक आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक वही होते हैं जिनको वोट मिला होगा। तो वो तो कह रहे हैं कि डीडीसी, पंच, सरपंच सबसे मिलेंगे, सिविल सोसाइटी से भी मिलेंगे, पॉलिटिकल लीडर से मिलेंगे, तो उन्होंने तो ओपन कर दिया हर एक के लिए। देखिए गवर्नर साहब, असेंबली में एक सेगमेंट हो तो वो लॉ मेकर्स होते हैं, पंच सरपंच लॉ मेकर्स नहीं होते हैं। पंच सरपंच का काम डेवलपमेंट का काम होता है अपने छोटे छोटे गांव जात में। जो लॉ मेकर्स बात कर सकते हैं, जो जितना लॉ मेकर सोच सकता है, जितना लॉ मेकर बात रख सकता है, वो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आप किसी भी टॉम डिक एंड हैरी से मिलेंगे? मुझे लग रहा है इस सरकार का एक ही मौकूफ है कि यहाँ पर डिलिमिटेशन ला के जो इनका डेमोग्राफी चेंज करने का जो इनका एजेंडा है। इफ्तिखार साहब, ये समझाइएगा, 5 या 7 सीटें बढ़ने से किस तरीके से डेमोग्राफिकल चेंज हो सकती है? एक सवाल तो ये भी पैदा हो सकता है ना कि जब डेमोग्राफिकल चेंज होनी है तो वो थोड़ी ना ऐसे होनी है। देखिए क्लियर कट कहाँ है आपके पास गवर्नर साहब? आपके पास कहाँ क्लियर कट है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज बन रही है? अभी यहाँ पे शब्दोबात ऐसे भी आ रहे हैं कि साउथ कश्मीर को कहीं और लिया जा रहा है, एक दूसरे प्रोविंस का इनकार किया जाएगा। देखिए लोगों के सामने सब कुछ, आप मीटिंग बुला रहे हैं, उसका एजेंडा नहीं रख रहे हैं, ठीक है आप लीडरों के साथ मिल रहे हैं, लेकिन जहां तक आप लोगों का फैसला कर रहे हैं, अगर आप कानूनी फैसला कर रहे हैं तो लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ रही है, कहां बढ़ रहा है, कहां घट रहा है, लोगों के सामने तो अंधेरा है। आप कहीं पे क्लियर कट तो वाजे नहीं कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप। चलिए, बहुत शुक्रिया जी इफ्तिखार मिसगर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खदशात अभी भी हैं, सवाल अभी भी हैं, उन सवालों के जवाब लोग भी ढूंढना चाह रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि हदबंदी कमीशन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खत लिखा, उस खत का जवाब आया नहीं, अब आगे इंतजार किया जाएगा। लेकिन अब जब कमीशन ही कश्मीर आएगा तो कौन कौन जाएगा, किस तरीके से जाएंगे, क्या बात रखेंगे, एक बड़ा सवाल।